नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थ्योरेटिकल डिस्कशन और एमसीक्यू लेकर के लर्नर्स आपके सामने। आज का सेशन हमारा उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक होगा जो निकट भविष्य में होने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का यह सेशन हमारा कई चरणों में पूरा होगा, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पर कई सेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। इसके बाद दूसरे और सेशन होंगे। जितने भी सिस्टम हैं हर सिस्टम पर हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं और उसी पर एमसीक्यू लाने वाले हैं। आज का सेशन हमारा एमपीपीएससी, यूपीएससी, नीट, पीएनएसटी और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। ये सेशन हमारा 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आवश्यक होगा, क्योंकि उनके सिलेबस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ज़्यादा बेहतर ढंग से दिया हुआ है। आज उन कीवर्ड्स को पहले हम आपको लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी जो मनुष्य के जनन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आपके सामने आ पाए। सेशन की शुरुआत करें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझाएं कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भागों में आप पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन कौन से आर्गन्स आते हैं इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में कौन कौन से आर्गन भाग लेते हैं इसका डिस्कशन आगे करेंगे। साथ में आपको ये बता दें कि उन कीवर्ड्स को हम आपको लिखाएंगे जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते तो हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से सवाल पूछेगा, किस सवाल पर डिस्कशन करेगा, इसका पूरा का पूरा भाग हम इस पर शामिल करेंगे। तो सेशन की ओर बढ़ते हैं और पहले आपको जनन की परिभाषा या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। आज के सेशन में कुल मिलाकर के 10 सवाल होंगे। पहले हम उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर उन 10 सवालों को आपसे पूछेंगे। यही सेशन अगले जो एक दिन के अंतराल के बाद सेशन आएगा, एमसीक्यू का सेशन जारी रहेगा। काम आपको ये करना है कि अब इस सेशन को पढ़ने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जो थ्योरेटिकल बेस है वो आपको तैयार कर लेना है, ताकि जब अगला वीडियो आपके सामने आए तो एमसीक्यू आपसे बन जाए। तो चलिए सेशन की ओर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो शुरुआत है, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, जनन तंत्र, हिंदी वाले बच्चे, और इसका नोट भी बना लीजिए। टू द पॉइंट हम आपको लिखाएंगे, तो टू द पॉइंट रहेगा। तो आपका थ्योरेटिकल जो 11th और 12th या 10th में बच्चे भाग ले रहे हैं उनको परीक्षा में लिखने के लिए ज़रूरी होगा। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेंगे उनके लिए टू द पॉइंट तैयार हो जाएगा। तो पहला पद तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं पहले पॉइंट में कि किसी जीवधारी द्वारा अपनी जाति की निरंतरता या कंटिन्यूटी अपनी जाति की बनी रहे। किसी जीवधारी द्वारा अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने हेतु
अपनी जैसी संतति या प्रोजनी या स्पीसीज का निर्माण करना, अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना, जनन या अंग्रेजी में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बार एमपीपीएससी में सिर्फ 3 नंबर के लिए जनन की परिभाषा पूछा था। बहुत बेहतरीन परिभाषा होगी ये कि किसी जीवधारी द्वारा अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने हेतु अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और ये जनन की सामान्य परिभाषा भी आप जानते हैं कि अपने जैसी संतान की उत्पत्ति, यही तो जनन है। तो ये रिप्रोडक्शन की परिभाषा है। चाहे तो इसकी हेडिंग यहां आप लिख सकते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये हो गई परिभाषा। अब हमने आपको इसके पहले वाले चित्र में आपको दिखाया कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। आइए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी नर जनन अंग। एक सवाल पूछा गया, सवाल को पहले पूछ लेते हैं, फिर देखिए हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं। उसने सवाल पूछा कि नर जनन अंग का प्राथमिक या मुख्य जनन अंग कौन सा है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें एक था सेमाइनल वेसिकल, एक था वास डिफरेंस, एक था यूरेटर, एक था टेस्टिस। इसमें आपका जवाब क्या होगा, यही जवाब जानने के लिए दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि नर जनन अंग में प्राथमिक या मुख्य, प्राइमरी या मेजर या इंपॉर्टेंट जननांग टेस्टिस या वृषण, हिंदी में इसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण कहलाता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं बताना है ये टेस्टिस मुख्य अंग होगा, साथ में जो और इसके साथ जुड़ेंगे वो एक्सेसरी या सहायक जननांग कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक या मुख्य जननांग टेस्टिस होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सहायक जननांग क्या है या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, उसको लिख देते हैं कि सहायक जननांगों में कौन कौन से होंगे। सहायक जननांगों में जरा देखिए, इसके पहले वाला चित्र देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर एक मोटा हिस्सा दिख रहा है जो इसको कवर कर रहा है, ये एक पार्ट होगा, फिर एक पतला ये पार्ट होगा, फिर ये पतला पार्ट एक चौड़े क्षेत्र में खुल रहा है, फिर ये चौड़ा क्षेत्र फिर आगे जा रहा है। ये मेल रिप्रोडक्टिव के सहायक जननांग होंगे। आज इनका सिर्फ नाम समझाते हैं, आगे चित्रों के द्वारा और बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहला भाग है इपीडायडाइमिस। इसको हिंदी में आधिवृषण के नाम से भी जानते हैं, आधिवृषण। फिर इसके बाद दूसरी एक लाइन आपको दिख रही होगी, जैसे हमने इस चित्र में दिखाया, ये एक ट्यूब जैसी दिख रही है, इसका नाम यहाँ देख रहे हैं वास डिफरेंस लिखा हुआ है, या स्पर्म डक्ट भी इसको बोलते हैं। तो एपिडायडाइमिस हो गई, वास डिफरेंस, और इसी को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं।
फिर क्या होगा, फिर जहां पर स्पर्म का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। फिर इसके बाद चित्र में देखिएगा, पीछे के चित्र में, आगे के चित्र में और स्पष्ट हम आपको दिखाएंगे। शुक्राशय हो गया, शुक्राशय के बाद यूरेटर, या इसको हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं, और लास्ट में जिसके द्वारा स्पर्म जो है बाहर निकलता है उसको हिंदी में शिश्न कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको पेनिस बोलते हैं। इस चित्र में देखिए जरा, ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए, ये लिखा हुआ है पेनिस। तो लास्ट वाला जो छिद्र हुआ ये हुआ पेनिस। अब हमने आपसे वादा किया कि नर जनन अंग में प्राथमिक या मुख्य जनन अंग टेस्टिस है, सहायक जननांग या एसेसरी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एपिडाइडमिस है, बास डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट इसी को कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल है, और पेनिस है। एक चीज और ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, जो चौथे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से इसको लिखिएगा, कि सहायक ग्रंथियां भी होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है, चौथे पॉइंट में लिखे देते हैं। तो ये सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम आगे आपको देंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, और एक और ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पेरिनियल ग्लैंड। काम क्या होता है आगे सब कुछ हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ संरचना आप समझिए। तो सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड। कभी भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना हो तो उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में पढ़िएगा। पहले पार्ट में बताइएगा कि प्राथमिक या मेजर या मुख्य जननांग उसका टेस्टिस होगा, सहायक जननांग उसके एपिडाइडाइमिस, बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, यूरेटर और पेनिस होगा, और एसेसरी ग्लैंड में जब तीसरे नंबर पर पहुंचेगा तो 3 ग्लैंड बताइएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड। तो ये चौथे पॉइंट तक आप समझ गए। 5वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब मादा जनन अंग में प्रमुख जो होगा, जैसे इधर लिखा हमने कि नर जनन अंग में प्राथमिक या मुख्य जननांग टेस्टिस या वृषण कहलाता है, ऐसे इधर लिखेंगे कि मादा जनन अंग में मुख्य जननांग ओवरी होता है, या इसको अंडाशय बोलते हैं। बाकी जितने होते हैं वो सब एसेसरी में आएंगे। तो ओवरी हो गया। सहायक अंग के रूप में क्या क्या होंगे, सहायक अंग के रूप में ये सभी आपको चित्रों पर दिख जाएंगे, अभी हम दिखाने वाले हैं। सहायक अंग के रूप में कौन कौन से होंगे, तो सहायक अंग में याद रखिएगा, एक होते हैं फैलोपियन ट्यूब, दूसरे है यूटेरस या जिसको गर्भाशय कहते हैं, एक होता है सर्विक्स जो गर्दन होती है, यूटेरस और वेजिना के बीच में होती है ये सर्विक्स, और अंतिम जो भाग होता है वो होता है वेजिना। जैसे उधर पेनिस था उसी का दूसरा पार्ट जो फीमेल में होता है वो वेजिना कहलाता है। तो मादा जननांग में मुख्य जननांग हो गया ओवरी, सहायक में हो गया फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजिना, याद रखिएगा। और फिर इसी पर ऑब्जेक्टिव आज केंद्रित होंगे। और फिर सहायक ग्रंथ, जैसे ऊपर लिखा था सहायक
ग्रंथियों के रूप में लिखिएगा, या एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी होगी? तो याद रखिएगा, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड, ये ऑब्जेक्टिव है, बार्थोलियन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड। और एक होती है पेरिनियल, याद रखिएगा पेरिनियल ग्लैंड दोनों में कॉमन है, मेल में भी पेरिनियल ग्लैंड होती है और फीमेल में भी पेरिनियल ग्लैंड होती है। यहाँ अंतर, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होगी, काउपर्स ग्लैंड नहीं होगी, लेकिन पेरिनियल होगी। इसकी जगह पर बार्थोलियन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। अब ये स्पर्म का निर्माण हो गया टेस्टिस से और ओवरी से ओवा बन गया। अब इसके बाद एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और वह प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। गैमिट्स क्या होते हैं? ओवा। गैमिट्स क्या होते हैं? स्पर्म। तो ये जो गैमीटोजेनेसिस है, गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन, स्पर्म का निर्माण होना अथवा ओवा का निर्माण होना, यही प्रक्रिया कहलाती है गैमीटोजेनेसिस। 6वें पॉइंट में यही हम लिखने वाले हैं कि गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है। अब पूछोगे आप गैमीट्स क्या? तो गैमीट्स को ब्रैकेट में ही लिखे रहो, मेल होगा तो स्पर्म और फीमेल होगा तो ओवा। मेल होगा तो शुक्राणु बनेंगे, फीमेल होगी तो अंडा बनेगा। तो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा गैमीट्स का निर्माण गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। अब इस गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों। यदि मान लो स्पर्म बन रहा है तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बराबर लिख लेना आगे, स्पर्म का निर्माण। और यदि अंडा बन रहा है तो उसको अंड जनन या ओजेनेसिस कहते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। अंडे का निर्माण। ध्यान ये रखना कि गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में एक विभाजन होता है और वो विभाजन हमेशा अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री। ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल। अब अर्धसूत्री कैसे, यही हम आपको समझा दें कि हमारे शरीर में डिप्लॉयड कोशिकाएं होती है, 2x होती है। 2x में जब विभाजन हो जाता है तो ये कोशिकाएं x बन जाती हैं और ये x 2x से x बनना, यहाँ पर जो विभाजन होता है वही कहलाता है मियोसिस। यही समझा दिया हमने। अर्धसूत्री होती यानी 2x वाली जो कोशिका होगी वो x में बढ़ जाएगी, यानी मेल जो बनाएगा वो जो इसका स्पर्म होगा वो x होगा, फीमेल जो अंडा बनाएगी वो यक्स होगा। तो अब क्या, अब मेल का स्पर्म बन गया, फीमेल का ओवा बन गया। अब जरूरत है फर्टिलाइजेशन की। तो 7वें पॉइंट में लिखे देते हैं कि फर्टिलाइजेशन, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फर्टिलाइजेशन या हिंदी इसकी होती है निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है वो स्पर्म और ओवा का मिलन कहलाता है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्पर्म और ओवा का मिलन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। निषेचन आगे लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। याद कर लीजिएगा,
यदि आपसे कोई पूछता है कि स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मिलते कहाँ हैं, याद कर लीजिएगा वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। स्पर्म को फीमेल की वैजिना के थ्रू भेज दिया जाता है और ये यहाँ से जाता जाता ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि टेल की संरचना होती है। कल के लेक्चर में या अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम स्पर्म की संरचना आपको बताएंगे। ये मूव करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है और जाकर के फैलोपियन ट्यूब में जहां अंडा स्थित होता है वहां पर जाकर के आपस में फ्यूज होते हैं दोनों, और ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की कहलाती है, जो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब बता दिया। अब दोनों फर्टिलाइज हो गए। अब जो रचना बनेगी 8वें पॉइंट में, तो वो रचना कहलाती है जायगोट। हिंदी में इसको युग्मक नज बोलते हैं। जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब यदि ये सवाल पूछा जाए आपसे कि जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या x होगी कि 2x, तो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि दोनों x आपस में मिल गए। अब 2x जब ये आपस में मिल जाएंगे तो फिर से 2x बन जाएगा, और यही तो जायगोट है। क्यों? क्योंकि इसी जायगोट से अब बच्चे का विकास होगा, तो बनने वाला बच्चा 2x होगा। मान लो यदि यहां पर मियोसिस ना होती, अर्धसूत्री विभाजन ना होता, और 2x यहां पर होते, तो यहां तो फिर 4x बन जाता। तो क्या संतान मनुष्य होती? नहीं, वो कुछ और बन जाती, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की संख्या 4x हो जाती। जो हमारा उद्देश्य है 2x बनाना, वो नहीं बन पाता, तब तो संतान राक्षस हो जाती। तो ये जायगोट 2x हो, निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद बनता है। अब यही जायगोट कहां बना? फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर फैलोपियन ट्यूब में जायगोट अब धीरे से गर्भाशय की ओर, यूटेरस की ओर खिसकता है। आगे हम चित्र में आपको समझा देंगे, और यूटेरस में जाकर के फिक्स हो जाता है। गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होगा, और बच्चे के विकास की एक अलग प्रक्रिया है। अब इसमें जब बच्चे का विकास होगा तो जायगोट में लगातार विभाजन होते हैं, और जायगोट में लगातार विभाजन होकर के एक रचना बनती है। यह भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया, जायगोट में लगातार विभाजन से क्या बनता है? तो याद रखना, जो रचना बनती है वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। वो गेंद का गोला है। गेंद का गोला लगातार विभाजित होकर के कई कोशिकाओं में बढ़ता जाता है, और वो गेंद का गोला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में जाकर के गर्भाशय में फिक्स हो जाता है। और दूसरी भाषा में यदि आप कहो तो हम इसको कहते हैं कि गर्भाशय में जब जाकर के ये ब्लास्टोसिस्ट फिक्स हो गया तो प्रेगनेंसी आ गई। इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी फिक्स हो गई। अब ये प्रेगनेंसी जब बाहर निकलेगी, मनुष्य की 9 महीने होती है, अब ये 9 महीने बाद जब प्रेगनेंसी बाहर आएगी तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया है, एक बार सवाल है। तो 10वां और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि जब बच्चा बाहर निकलता है, या प्रसव जिसको कहते हैं, तो वो कहलाता है पार्टुरेशन, या प्रसव इसको बोलते हैं। इस तरह से बच्चा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव से होता हुआ बाहर है। तो ये पूरा सिस्टम आपको हमने शॉर्ट में समझाया। अभी इसको चित्र बना करके बेहतर ढंग से आपको हम समझा देते हैं। पहले एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए कि किसी जीवधारी द्वारा अपने ही जाति के समान, अपने ही जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। नर जननांग में प्राथमिक अंग टेस्टिस होता है, सहायक जननांग में एपिडाइडाइमिस है, वास डिफरेंस है, स्पर्म डक्ट है, सेमाइनल वेसिकल है, यूरेटर है और पेनिस है। इसके बाद सहायक ग्रंथियों का नाम बताइएगा कि इसमें सहायक ग्रंथियों के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड पाई जाती हैं। फिर पहुंचेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। इसमें मुख्य जननांग यदि आपसे पूछता है
तो ओवरी बताइएगा। सहायक जननांग के रूप में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना है। सहायक ग्रंथियां इसमें बार्थोलियन ग्लैंड पाई जाती है, पेरिनियल ग्लैंड पाई जाती है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। अब ये स्पर्म और ओवा का बनना, ये प्रक्रिया गैमीट के निर्माण की कहलाती है, या इसको अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। यदि स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो वो प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस है। यदि अंडे का निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया oogenesis की कहलाती है। शर्त यह है कि ये 2x कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में गुजरती हैं तो एक विभाजन होता है, वो विभाजन कहलाता है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन या 2x कोशिका है तो वो x में परिवर्तित होता है। अब ये दोनों x, यदि मेल के पास x है तो बच्चे को जन्म करने के लिए फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास दूसरा x है, तभी एक नया जीव का निर्माण होगा, तभी डिप्लॉयड कोशिका बनेगी। इसलिए स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट में लगातार विभाजन होता है और यह ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। यह ब्लास्टोसिस्ट जाकर के गर्भाशय में फिट हो जाता है और गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का फिक्स होना प्रेगनेंसी कहलाता है। और प्रेगनेंसी 9 महीने बाद जब शरीर से बाहर आती है तो वो प्रक्रिया प्रसव की कहलाती है। ध्यान ये आपको रखना है, जो ऑब्जेक्टिव, जितने ऑब्जेक्टिव थे सभी ऑब्जेक्टिव की थ्योरी हमने आपको समझाई है यहाँ कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए, जितने अंगों के बारे में हमने इधर डिस्कशन किया उन अंगों को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ध्यान से इस चित्र को देखिए। ये है टेस्टिस। टेस्टिस, ये वाला हिस्सा जो है ये लिखा हुआ है ना टेस्टिस, ये टेस्टिस। और ये टेस्टिस के ऊपर एक मोटी रचना, ये देखिए मोटी रचना, टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है और इस मोटी रचना में ये जाते हैं। ये मोटी रचना कहलाती है इपीडायडाइमिस, अधिवृषण इसको कहते हैं। यहां से स्पर्म बनने के बाद, अब आप जानते हैं कि टेस्टिस जो है एक सैक में बंद होती है, उस सैक को वृषण कोष या स्क्रोटल सैक कहते हैं। स्क्रोटल सैक से स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए इपीडायडाइमिस में खाने पीने की व्यवस्था होती है। स्पर्म मैच्योर होते, चलने लायक होते हैं। अब ये स्पर्म मैच्योर होने के बाद ये देखिए इस ट्यूब में चढ़ते हैं। ध्यान से देख रहे हैं, ये जो ट्यूब हमने येलो कलर से दिखाई है यही कहलाती है वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस आगे जा करके यहां से ये एक चौड़े एरिया में खुलते हैं। ये पीछे से मुड़ा हुआ है, हम पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये चौड़े हिस्से में खुलती है, दोनों साइड में ये होते हैं और ये कहलाती है सेमाइनल वेसिकल। इसी को हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं। अब ध्यान से फिजियोलॉजी समझिए आप। यहां से स्पर्म का निर्माण हुआ, स्पर्म कुछ देर इस मोटे स्थान में रुका, मैच्योर हुआ, अब फिर इसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट में चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है और जा करके एक जगह स्टोर हो जाता है। स्टोर जब होता है तो जिस क्षेत्र में स्टोर होता है उसको शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय में फिर उसको खाने पीने की व्यवस्था होती है, ये आगे डिस्कशन हम करेंगे फिजियोलॉजी में। खाने पीने की व्यवस्था होती है और मैच्योर होता है और ये शुक्राशय आगे की ओर बढ़ता हुआ, ये देख रहे हैं, ये जा करके इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है मूत्र मार्ग। ध्यान से देखिए, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग में पहुंचता है। अब ये मूत्र मार्ग में जब पहुंचता है तो आगे ये वाला हिस्सा जो है मस्कुलर होता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये मोटा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पेनिस का कहलाता है। पेनिस के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक लंबी ट्यूब, ऐसे निचले हिस्से में एक लंबी ट्यूब दिखती है, वही लंबी ट्यूब यूरेथ्रा की होती है। यूरेथ्रा में जाकर के ये खुलता है और जब कॉपुलेशन होता है, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो ये वाला हिस्सा वैजिना में प्रवेश करता है और वैजिना में प्रवेश करके ये जो स्पर्म है ये यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से निकल करके वैजिना में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए वैजिना वाला हिस्सा देख लें, ये है वैजिना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण भाग ओवरी होता है। जैसे इसका टेस्टिस होता है ऐसे इसका भाग ओवरी होता है। ओवरी देख रहे हैं, इनकी संख्या भी 2, इधर भी ओवरी है, इधर भी ओवरी, इधर भी टेस्टिस, इधर भी टेस्टिस, एक जोड़ा है। अब ये ओवरी से जो अंडा बनता है, यहाँ से अंडा बनेगा, अंडा बन करके एक
ये जो फैब्रिकेटेड रचना आपको दिख रही है, हमारी हाथ देखिए, ये फैब्रिकेटेड रचना दिख रही है, इसके ऊपर ऐसे ओवरी है। ये जो फैब्रिकेटेड रचना होती है ये फिम्बरी कहलाती है। इसमें नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख लो, फिम्बरी। ये फिम्बरी कहलाती है। फिम्बरी में ओवरी से जैसे ही अंडा बनता है, फिम्बरी उसको पकड़ती है। अब ये इसने अंडे को पकड़ लिया, अब ये अंडा यहां से इधर की ओर जाता है। ये जो रचना है, ये ट्यूबुलर रचना है, यही कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। हमने उधर चर्चा की कि स्पर्म और ओवा मिलते कहाँ हैं, इसी ट्यूब में मिलते हैं। कुछ बच्चे जब उनसे जवाब पूछा हमने तो उन्होंने कहा साहब यूटेरस में मिलता नहीं, यहां पर स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, यही कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा हिस्सा ये देख रहे हैं, एक मस्कुलर पार्ट में चौड़े भाग में जाकर के खुल रहा है, यही हिस्सा कहलाता है गर्भाशय। यही हिस्सा कहलाता है गर्भाशय। यहीं पर बच्चा जो है वो फिक्स होता है, बढ़ता है, 9 महीने तक स्टेबल रहता है और फिर जन्म लेना होता है तो वैजिना के थ्रू बाहर जाता है। तो अब यहां पर इधर से वैजिना में, ये तो आप जानते हैं कि वैजिना में स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा, इस वाले हिस्से पर यहां पर ये स्पर्म जो है छोड़े जाएंगे। तो वो स्पर्म कहां जाएंगे, पहले यही रास्ता पकड़ेंगे, यूटेरस वाला। यहां से स्पर्म, चूंकि उसमें टेल होती है, लगातार मूव करते हैं और इस रास्ते की ओर जाते हैं। अब इधर अंडा है, तो ये स्पर्म और ओवा मिलने का स्थान ये है, यहीं पर निर्मित हो जाता है बच्चों जाइगोट। अब ये जो जाइगोट यहां बना, ये धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता जा करके यूटेरस में फिक्स होता है। और यहां पर लगातार जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन वो कोशिका विभाजन याद रखना समसूत्री होता है, क्योंकि 2x तो बन गया यहां। अब ये विभाजन समसूत्री होता है। समसूत्री विभाजन के बाद ये रचना ब्लास्टोसिस्ट यहां पर फिक्स हो जाती है और फिक्स होकर के यही रचना प्रेगनेंसी की कहलाती है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सारी चीजें आपने देख ली है। आगे और इसका विस्तार से काम कैसे कैसे होता है, इसको भी हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओवरीज, जोड़ी ओवरी होती है। इनका काम जो होता है, इसको हमने अलग से लिख दिया है। ओवरी का काम होता है हार्मोन्स का निर्माण। कौन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है। ओवरी से 2 हार्मोन बनते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इन दोनों का काम बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका विस्तार से हम वर्णन जो है जब एंडोक्राइन सिस्टम लेकर के आएंगे तब बताएंगे। दूसरा, ओवरी साइट ऑफ एग सेल डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन। ये एक स्थान है ओवरी, जहां से अंडे का निर्माण होता है। हिंदी वाले बच्चे इसको समझ लें, ओवरी का 2 काम है। एक काम है हार्मोन्स का निर्माण, वो 2 हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। दूसरा ये साइट है अंडे के निर्माण की। फिर दूसरा स्थान देखिए, फैलोपियन ट्यूब। इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं। कैरी द ओवम, देख रहे हो, जैसे हमने इस चित्र में आपको दिखाया, यहां से ये ओवम पकड़ेगी, यानी ढो रही है ओवम को। कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। और दूसरा हिस्सा कहां से जुड़ा है, गर्भाशय से। चित्र में देखो, ये हिस्सा जो है कहां जुड़ा है, ये गर्भाशय से जुड़ा है। तो यहां से ये अंडे को ढोती हुई और गर्भाशय तक लेने जाने का काम फैलोपियन ट्यूब का होता है। यूजुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिखा है कि ये साइट है फर्टिलाइजेशन की, यहीं पर जनन होता है। आपको बताई थी। फिम्बरी क्या करते हैं, स्वीप द ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉलोइंग ओव्यूलेशन। फिम्बरी की रचना यहां हमने बताई ना आपको कि यहां से अंडा बनेगा ओवरी में, ओवरी से फिम्बरी में पहुंचेगा और फिम्बरी एक साइड दे धकेलती है, धक्का मारती है कि अंडा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाए। फिर देखिए, यूटेरस क्या करता है, इसको बॉम्ब भी बोलते हैं, WOMB, याद कीजिएगा, कभी कभी इस नाम से भी पूछते हैं। पियर शेप्ड ऑर्गन है, which the embryo and fetus develop involved in menstruation। अब ये देखिए कि ये रचना जो है पियर शेप है, दिख रही है, नाशपाती के आकार की रचना है। ये वाली रचना जो है नाशपाती के आकार की है, ये पियर शेप रचना है। दूसरा, यह
भ्रूण को बढ़ने का एक स्थान है, एक चैम्बर है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम, इन्वॉल्व इन मेनिस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म होता है इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा कि जब बच्चा जो है प्रेगनेंसी में आ जाता है तो ये रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है, मेनिस्ट्रेशन की साइकिल रुक जाती है। उसी से पता लग जाता है कि गर्भाशय में गर्भ आ चुका है। तो मेनिस्ट्रेशन का इनिशिएशन की जो प्रक्रिया होती है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल चलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूटेरस या गर्भाशय। फिर सर्विक्स एक रचना, ये सर्विक्स, ये देखिए वैजिना के आगे वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ये वैजिना है। वैजिना के आगे गले के आकार की ऐसी लंबी रचना एक होती है, ये कहलाती है सर्विक्स की। ये वाला हिस्सा है, यही इसी के आगे ऊपर की तरफ गर्भाशय है और नीचे की तरफ वैजिना। वैजिना एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ मसल्स हैं और एक पोर, एक स्पेस देता है कि ये पेनिस वाला हिस्सा जो है उसमें घुस सके। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। आगे वाला जो हिस्सा है ये सर्विक्स, ये सर्विक्स बहुत महत्वपूर्ण और बहुत संवेदनशील होता है। सर्विक्स का काम क्या है? सेपरेट द वैजिना फ्रॉम द यूटेरस, यूटेरस और वैजिना के बीच सेपरेशन वाल का काम करता है। होल्ड द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका काम एक ही होता है, ध्यान से सुन लेना। सर्विक्स का काम होता है कि फीटस को बाहर ना आने दे। क्यों? क्योंकि वैजिना का तो काम है स्पेस देना। यदि वैजिना स्पेस दे दी तो जो फीटस यहां डेवलप हो रहा है वो सीधा नीचे चला जाएगा। इसको रोकने का काम होता है सर्विक्स का। डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फीटस लीव द यूटेरस, और जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो सर्विक्स वाला हिस्सा जो है फैलता है और अलाउ करता है, परमिट करता है कि अब बच्चा जो है इस यूटेरस से निकल करके वैजिना के थ्रू बाहर के वातावरण में चला जाए। तो तीन महत्वपूर्ण काम है, तीनों पर ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो याद करिएगा। सेपरेट द वैजिना फ्रॉम द यूटेरस, होल्ड द फीटस इन प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और तीसरा डायलेट ड्यूरिंग द बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूटेरस। वैजिना एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सर्विक्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सर्विक्स का एक हिस्सा जो बढ़ करके मस्कुलर हो गया उसी को कह रहे हैं वैजिना। प्रोवाइड्स द पैसेज वे फॉर स्पर्म एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो, यह सिर्फ एक रास्ता है, ध्यान रखिएगा। वैजिना कुछ नहीं, वैजिना सिर्फ एक रास्ता है, एक मस्कुलर पैसेज है जिसके द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और पैसेज देता है बच्चे को जन्म देने के लिए, बर्थ को जन्म देने के लिए। और ये बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, वैजिना का दूसरा नाम, तो बताइएगा ये बर्थ कैनाल भी है। तो इतने ऑब्जेक्टिव आपको तैयार रखने हैं। आप पढ़ते तो हैं, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, पर वो जैसे नीट में सवाल पूछता है तो कहाँ से वो सवाल उठाएगा? तो बर्थ कैनाल वैजिना को बोलते हैं। क्या काम करता है? तो वैजिना कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक पैसेज देता है, एक स्थान देता है कि स्पर्म पहुंच जाए और मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाए। सर्विक्स का काम होता है बच्चे को बाहर ना आने देना जब तक वो मैच्योरिटी की अवस्था में ना हो। सर्विक्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फीमेल में। यदि इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी सर्विकल कैंसर भी आपने सुना होगा, सर्विकल कैंसर हो जाता है। तो इसका आगे का भाग जो है सर्विकल कैंसर की बात जो है वो आगे की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी फंक्शन आपको समझा दें जिस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि टेस्टिस का काम है स्पर्म का निर्माण। बिल्कुल सही है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। एपिडायडाइमिस मैच्योर्स द स्टोर्ड स्पर्म। हमने उधर दिखाया है कि ये जो मोटी रचना है, ये मोटी रचना एपिडायडाइमिस, ये देख रहे हैं आप, ये मोटी वाली रचना, इसका एक ही काम है, जो स्पर्म बन करके आए हैं उनको मैच्योर कर दो, ताकत दे दो ताकि वो ऊपर की चढ़ाई को चढ़ जाए। फिम्बरी यहां भी स्पर्म डक्ट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडायमिस टू यूरेथ्रा, ले ही जा रही है। सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। हमने आपसे दो ग्लैंड के बारे में बताया, सेमाइनल वेसिकल
तो वो शुक्राशय हुआ। काउपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, एक और होती है पेरिनियल ग्लैंड, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। प्रोड्यूस सेमाइनल फ्लूइड, ये जो सेमाइनल बेसिकल होता है एक प्रकार का तरल चिपचिपा मीठा पदार्थ बनाता है। कौन सा? ये है सेमाइनल बेसिकल, ध्यान से देख रहे हैं, ये मीठा तरल लिक्विड बनाता है। और जब ये स्पर्म चढ़ता हुआ यहाँ पहुंचता है तो उस मीठे तरल से अपना न्यूट्रिशन या भोज्य पदार्थ भी प्राप्त करता है, ताकत मिलती है। तो सेमाइनल बेसिकल, काउपर ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का अलाउ देम टू सिम, स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड आर कलेक्टिवली कॉल्ड सीमेन। अब ये जो सेमाइनल फ्लूइड निकला, ये स्पर्म को खाना खिलाया, मजबूत किया, एंड अलाउ देम टू सिम, उस इतना तरल वो बना देता है कि इसमें स्पर्म जो है तैर सके। स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड को यदि आपस में मिला दिया जाए तो सीमेन उसको बोला जाता है। आप हॉस्पिटल में जाइए या पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए तो वो शब्द लिखता है सीमेन, वो स्पर्म नहीं लिखता, वो लिखता है सीमेन। सीमेन क्या है? सीमेन ध्यान रखिएगा वो दो चीजों का मिश्रण है। पहला सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। ये जो ग्लैंड होती हैं काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इनिशिएशन या रिएक्टेंस का काम करती हैं कि जिसके कारण ये स्पर्म के बनने की प्रक्रिया या स्पर्म के मूव करने की प्रक्रिया तेजी से हो। यूरेथ्रा क्या कर रहा है? अलाउ द पैसेज आइदर यूरिन आर स्पर्म। यूरेथ्रा का एक काम, ये समझ लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही काम करता है जैसे इपिग्लॉटिस काम करता है। क्या आप सांस लेने की प्रक्रिया और भोजन को अंदर ले जाने की प्रक्रिया दोनों एक साथ कर सकते हैं? आपका जवाब हो नहीं साहब, नहीं कर सकते। वहां पर एक ढक्कन लगा होता है, या तो सांस ले या खाने को अंदर करें। इसी तरह की एक रचना यूरेथ्रा में भी है। या तो आप स्पर्म को बाहर कर सकते हैं या आप यूरिन को बाहर कर सकते हैं। इस पर भी विस्तार से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा ये जो रचना होती है, ये स्पर्म यहाँ आ गया, स्पर्म यहाँ से जाए कि यूरेटर से यूरिन जाए, ये तय करना यहाँ पर एक वाल्व लगता है। या तो ये वन वे सर्किट बनाएगा, या तो स्पर्म को बाहर करेगा या यूरिन को बाहर करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमने उदाहरण आपको बता दिया इपिग्लॉटिस। पेनिस प्लेसेज स्पर्म इनसाइड द बॉडी टू फीड। पेनिस का कोई काम नहीं, सिर्फ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो एक इंजेक्शन की तरह काम करता है स्पर्म को वजिना में छोड़ने का। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक थैला है, ये देखिए स्क्रोटम एक थैला है जिसमें टेस्टिस घुसी होती है। ये देखिए टेस्टिस का पैक जो है ये स्क्रोटम कहलाता है, वृषण कोश इसकी हिंदी होती है। एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये अंदर से लेकर के ऊपर के पेट के अंदर तक का इसका कनेक्शन होता है और बाहर के वातावरण में। प्रोवाइड द पैसेज बिटवीन स्पर्म टू मेंस्ट्रुअल सॉरी कीप टेस्टिस एट ए लोअर टेम्परेचर 35 डिग्री। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे पेट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको 35 डिग्री करने के लिए प्रकृति ने स्क्रोटम को बाहर कर दिया, क्योंकि 35 डिग्री पर ही स्पर्म जिंदा रह पाएगी, इसीलिए टेस्टिस बाहर होता है। 35 डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्म जिंदा होते हैं। दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेयोसिस टू ओकर। और यदि 35 डिग्री का टेम्परेचर ना रखा जाए तो जानते हो क्या होगा? एक प्रक्रिया नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो स्पर्म का कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? सिर्फ रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। नोट कर लेना, यह आपकी किताब में नहीं लिखा होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो क्या होगा? तो स्पर्म 2x ही रह जाएगा और हमें चाहिए x स्पर्म, क्योंकि जब ये फीमेल के ओवम से मिलेगा तो उसके पास x होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्क्रोटम का या टेस्टिस का बाहर होना जरूरी है। तो ये फंक्शन बता दिया, टेस्टिस बता दिया। अब यदि आपके कोई सवाल यहाँ पर आते हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, तो यह क्लास हमारी 6 बजे लाइव होगी।
6 बजे जब क्लास लाइव होगी तो हम भी लाइव मिलेंगे आपको। कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछेगा, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। हमने जायगोट की बात की थी, जायगोट बन जाता है। ये देखिए, पहले स्टेज में ये एक बन गया, अंडा बन गया। अब ये पहला विभाजन होगा, हमने कहा था समसूत्री विभाजन होगा, तो 2 सेल, फिर इसके बाद दोनों सेल 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 9 सेल, फिर ये रचना जो बनती है ब्लास्टोसिस्ट, यही जाकर के गर्भाशय में फिट होते हैं। ये जो सेल डिवीजन हुए ना, फर्टिलाइज्ड एग, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ये सब फैलोपियन ट्यूब में प्रक्रिया हो रही थी। तो 16 सेल तक आपको बताना है कि साहब ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि जायगोट बनने के बाद आगे का विकास कहाँ होता है। ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब यूटेरस दिया था। नहीं, आपको यह बताना है कि ब्लास्टोसिस्ट के पहले 16 कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया तक, नीट में भी सवाल ऐसा पूछा गया, 16 सेल बनने की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है ये जाकर के यूटेरस में फिक्स हो जाता है, और यहां से शुरू होती है प्रेगनेंसी। तो ये देखिए, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद 4 वीक के बाद कुछ इस तरह की रचना, यदि आप सोनोग्राफी कराएं तो इस तरह की रचना बनती है। 10 वीक के बाद ये जो बच्चा होगा, फीटस जो होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, और 16 वीक के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और 20 वीक के बाद, यानी करीब 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 ये आप मान लीजिए कि 9 मंथ यहाँ पूरे हो जाएंगे, बच्चा अब बर्थ या बाहर आने के लिए तैयार है, तो ये जो है 20 वीक का बच्चा आपको ऐसा दिखाएगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसा होता है जो मनुष्य के शरीर में होता है। तो यदि आपसे ये सवाल पूछता है कि फैलोपियन ट्यूब में किस अवस्था तक है, तो याद रखिएगा 16 सेल की अवस्था तक, 16 कोशिकाओं की अवस्था तक फैलोपियन ट्यूब में है। और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, 16 से आगे बढ़ा, यानी विभाजन लगातार जारी है। कौन सा विभाजन जारी है? समसूत्री विभाजन जारी है, और लगातार इस विभाजन के बाद ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण होगा वे गर्भाशय में जाकर के फिक्स होगा। अब इसके बाद चौथा वीक आएगा, 10वां वीक आएगा, 16वां वीक आएगा, और 20वें वीक में सर्विक्स जो है ढीला पड़ जाएगा, बच्चा बाहर आएगा। तो ये रहे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर का ये डिस्कशन। अब आज हम, चूंकि लंबा समय इधर चला गया है, तो आज सिर्फ हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे। 10 सवाल, और ये सवालों की श्रृंखला अभी आगे भी जारी रहेगी, ध्यान रखिएगा, आगे भी ये सवालों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो पहला सवाल आपसे पूछे, पहला सवाल हम लिखते हैं, यूपीएससी का सवाल है, डैश डैश डैश, अधिक विविधता की उत्पत्ति, अधिक विविधता या डाइवर्सिटी, अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। सोच समझ कर जवाब कीजिएगा, जल्दी में जवाब मत करिएगा, पक्का गलत हो जाएगा। क्या वह लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम लोगों में होता है? क्या उसका अधिक विविधता की उत्पत्ति, मतलब ज्यादा संतान की उत्पत्ति किससे होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगी क्या? बी ऑप्शन बताइएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन से। सी ऑप्शन। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसका डिस्कशन भी हम आपको बताएंगे। क्या वो टिश्यू कल्चर है, ऊतक संवर्धन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बॉटनिकल डेवलपमेंट है? थोड़ा सवाल को सोचिएगा, इसके बाद जवाब करिएगा कि अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है, क्या वो लैंगिक प्रजनन है, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बने मैक्सिमम डाइवर्सिटी आए, ध्यान से
सवाल को समझिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन करना है, डाइवर्सिटी चाहिए, चेंज चाहिए, विभिन्नता चाहिए, संभव बनाएगा। दूसरा सवाल, शुक्राणु और अंडाणु माने स्पर्म और ओवम के संयोग की कौन सी प्रक्रिया जाइगोट नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। नीट का सवाल है, स्पर्म और ओवम के संयोग से कौन सी प्रक्रिया जाइगोट नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? ए ऑप्शन आपको देना है, दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। बी ऑप्शन दे रहे हैं टिश्यू कल्चर। सी ऑप्शन दे रहे हैं सिगमेंटेशन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्पर्म और ओवम के संयोग की कौन सी प्रक्रिया जाइगोट नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर। थोड़ा सा सवाल की ट्रिक पकड़िएगा, उत्तर बन जाएगा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव या ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का घटक नहीं है? एमपीएसआई ने सवाल पूछा, कौन सा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है? कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं सर्विक्स, यूरेथ्रा, सी सेमाइनल वेस्किल, और डी ऑप्शन दे रहा है वास डिफरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है? यह आपको बताना है। चौथा सवाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शरीर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शरीर में
टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शरीर में टेस्टिस बाहर एक थैली में स्थित होती है, जिसे कहते हैं, ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं। क्या वो ग्लैंड्स कहलाता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्क्रूटल सैक कहलाता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्क्रूटल लोब्स कहलाते हैं? सोच समझ कर जवाब करिएगा। क्या वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं? चौथा सवाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शरीर में टेस्टिस बाहर एक थैली में स्थित होती है। उस थैली को क्या कहते हैं? बाहर एक थैली में स्थित होती है, जिसको क्या कहेंगे? क्या वो ग्लैंड्स हैं? क्या वो स्क्रूटल सैक है? क्या वो स्क्रूटल लोब्स है? क्या वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है? सोच समझकर इसलिए इस नीट पर यह सवाल पूछा गया है। हालांकि उधर हमने स्क्रूटल सैक और स्क्रूटल लोब के बारे में आपको डिफरेंस नहीं बताया है। यहाँ पर चौथे सवाल में हम आपका टेस्ट करेंगे, आप सही जवाब कर पाते हैं कि नहीं, फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे। पांचवा सवाल है, मेल में स्क्रूटल सैक शरीर के बाहर क्यों होता है? ए, स्पर्म निर्माण में निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की जरूरत होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण। शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण। सी ऑप्शन दे रहे हैं, स्पर्म निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में
कम तापमान की जरूरत होती है। और अंतिम है पेट में ऊतकों की अधिक संख्या के मेल में स्क्रोटल सैक शरीर से बाहर क्यों होता है? सही कारण आपको बताना है। क्या स्पर्म निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की जरूरत होती है? शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण। तीसरा है स्पर्म निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की जरूरत होती है। पेट में ऊतकों की अधिक संख्या होने के कारण ऐसा किया जाता है। छठवां सवाल, पुरुषों में स्पर्म और शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? कॉमन पैसेज कौन सा है ये पूछ रहे हैं। क्या वो सेमाइनल वेस्किल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह यूरेटर है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ओविडक्ट है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्क्रोटल सैक है? ये था हमारा छठवां सवाल। सातवां सवाल है शुक्रवाहिका यूरेटर सैक लिख लीजिए इसको। ये वास्तव में मूत्राशय है, मूत्राशय। ठीक से सवाल को पढ़िएगा तभी उत्तर बनेगा। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का कॉमन पैसेज का सामान्य मार्ग का निर्माण करती हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको आप मूत्र मार्ग कहोगे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मूत्र वाहिनी है? प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा तब जवाब करिएगा। सी, क्या वो टेस्टिस है? और डी, क्या वो सेमाइनल वेसिकल है? 8वां सवाल, मानव में नर जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, नर जनन तंत्र में एपिडायडाइबिस, अधिवृक्क, सेमाइनल वेस्किल,
सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, तथा प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। सबका फंक्शन एक साथ पूछा। ये ऑप्शन दे रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का मैचुरेशन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म एंड मोबिलिटी, माने स्पर्म का परिपक्वन और गतिशीलता। हिंदी भी समझ लीजिएगा। सी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ओनली मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। इसमें आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का मैचुरेशन हो रहा है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म एंड मोबिलिटी हो रही है। स्पर्मेटोजेन, नीट का सवाल है, सोचिएगा तब जवाब करिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म दोनों कर रहा है। मोबिलिटी का मतलब है स्पर्म की गतिशीलता। आपने देखा है स्पर्म कैसे गतिशील करता है। तो हमने आपसे पूछा है कि मानव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, एपिडायडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं, इन कार्यों में आपको बताना है। 9वां सवाल है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म कहाँ बनते हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो टेस्टिस में? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोस्टेट ग्लैंड में? इसका तो आप जवाब बहुत जल्दी करेंगे। क्या वो स्पर्म लोब्यूल्स में? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, स्क्रोटल सैक में। सोच विचार कर, बहुत जल्दी में नहीं कि ठोक दीजिए गलत जवाब। स्पर्म कहाँ बनते हैं, यह सवाल हमने पूछा है 9वें पर। 10वें सवाल पर आपको ले चलते हैं और आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं? क्या वह सर्टोली सेल्स हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या वो लीडिंग सेल हैं? क्या वो जर्मिनल सेल हैं? और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो म्यूकस सेल्स हैं? बहुत सारे सवाल हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। उन और आगे के सवालों को अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अगला जो वीडियो लाएंगे वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होगा। तब तक आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और गंभीरता से पढ़िएगा। ये सवाल एमपीएसआई ने पूछा कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड्रोजन किस में मेल में बनता है, फीमेल में बनता है। उसको बनाने वाली सर्टोली कोशिका है, लीडिंग कोशिका है, जर्मिनल सेल है। अब बारी है उत्तरों की। तो चलें उत्तर की ओर। और आप चाहेंगे कि इन उत्तरों के साथ साथ इसका डिस्कशन भी हो, तो कुछ उत्तरों का डिस्कशन तो हम आपके समझ में आ ही जाएगा, कोई लंबा डिस्कशन है नहीं इसमें। तो जो हमारा पहला सवाल है जो हमने आपसे पूछा है, पहले सवाल पर पहले आपको ले चलते हैं। पहले सवाल पर आपने उत्तर कर लिए होंगे। अब चेक कीजिएगा, अधिक विविधता की उत्पत्ति किससे होती है? ये सवाल हमने पूछा था, तो इसका जवाब आपने किया होगा। चलिए किया, तो पहले सवाल में अधिक विविधता की उत्पत्ति, आपको यही समझा दें, मेल से बनता है और बाई, फीमेल से बनता है XX। ये दोनों अलग अलग जीव हैं, और ये दोनों अलग अलग जीव जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो इसके पहले इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, इसमें वो जेनेसिस होगी, और ये संरचना बनती है। अब जब इनका आपस में फ्यूजन होता है तो 4 तरह की संतानें निर्मित होंगी। ये जेनेटिक्स में हम कई बार आपको अनअकैडमी के सेशन पर पढ़ा भी चुके हैं। ये जो 4 प्रकार की संतानें होंगी, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके अंतर होगा, और यही अंतर डाइवर्सिटी का है। यदि डाइवर्सिटी बढ़ाना है, विविधता बढ़ानी है, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या लैंगिक प्रजनन का होना जरूरी है। ये सेक्सुअल में तो सेम बनेगा, टिश्यू कल्चर में सेम टिश्यू बन जाएगा। कोई भी बॉटनिकल डेवलपमेंट होगा तो प्लांट से होगा, सीधा उसी जैसा बनेगा। लेकिन हमें यहां सवाल डाइवर्सिटी पर देना था, विविधता। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है। चलिए दूसरा सवाल, स्पर्म और ओवम के संयोग से कौन सी प्रक्रिया जायगोट नामक एक संघ के निर्माण में परिणामित होती है? पक्का है, आपसे हमने कहा है कि जब भी स्पर्म यानी एक्स क्रोमोसोम और ओवम का भी यन क्रोमोसोम, ऐसा नहीं है कि ये डिप्लॉयड होंगे, XX मिलेंगे, तो ये जो रचना 2X बनती है, ये 2X रचना जायगोट कहलाती है। और जायगोट के लिए स्पर्म का अलग होना, ओवम का, और दोनों का फिर मिलना, ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनुष्य में कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसके लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए दूसरे का यही जवाब होगा। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो इसको आपने बहुत ईमानदारी से कर ही लिया होगा कि इसमें तीसरे का, क्योंकि ये जो है सर्विक्स वाला हिस्सा, आप पीछे वाला चित्र देखिए, ये देखिए, इसमें ये सर्विक्स वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फीमेल वाले हिस्से में दिख रहा है। तो इसलिए सर्विक्स वाला जो हिस्सा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का है। हमने पूछा था निम्नलिखित में कौन सा एक मानव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सर्विक्स नहीं है।
चौथा सवाल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर में टेस्टिस बाहर एक थैली में स्थित होता है। तो ये जो सवाल हमने पूछा, तो टेस्टिस जो होते हैं उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसको स्क्रोटल सैक के नाम से जाना जाता है। वृषण कोश वृषण का तापमान बनाए रखते हैं, जो शरीर के तापमान में से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और यह शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका सही जवाब चौथे का ये बी होगा। अगला सवाल हमने पूछा, 5वां सवाल, तो इसमें मेल और स्कूटर से के इसका पहले ही जवाब हो चुका, इसका सही जवाब सी होगा। 6वां सवाल, पुरुषों में स्पर्म मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो 6वां जो सवाल है उसका सही जवाब आप दे ही पाए होंगे, यूरेटर होता है। चित्र में हमने दिखाया भी है। शुक्र वाहिका और यूरेटर सैक में आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण कौन सा करती है? तो ये जो 7वां सवाल है उसका सही जवाब होगा यूरेटर। मानव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एपिडाइडमाइस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस तथा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सवाल, इसका सही जवाब आपने क्या किया है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का मैचुरेशन ऑफ स्पर्म एंड मोबिलिटी, स्पर्मेटोजेनेसिस या मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, या ओनली मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। तो 8वां सवाल सोच विचार करके करिए। मानव शरीर में वृषण अंडे के आकार का ये होता है, ये 8वां सवाल है। तो ये क्या क्या करता है? एपिडाइडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस। तो ये हमारे ख्याल से इसमें मैचुरेशन ऑफ स्पर्म एंड मोबिलिटी, देखिए जरा, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कर रहा है एपिडाइडाइमिस, और मोबिलिटी ये सब करवाते हैं। तो इसका सही जवाब बी होगा। यदि उधर फंक्शन वाले को आपने अच्छे से समझा होगा, स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो ये तो आप जानते हैं कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस से होता है। और अंतिम सवाल जो हमने पूछा है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं? तो वो कोशिकाएं कहलाती हैं लीडिंग की सेल। लीडिंग सेल्स के द्वारा बनती हैं। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, वो लीडिंग सेल कहलाती हैं। तो इस सेशन को 10 सवाल अभी करिएगा, आगे के सवाल और अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, उन सवालों का पूरा डिस्कशन अभी आगे के वीडियो में हम लाएंगे। इसलिए पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका TS, LS जो भी चित्र है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उस समय उनके सवालों को करेंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने सवाल बने, अपना नाम लिखिएगा, टोटल सवाल कितने बने ये बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पर रोकना होगा। अगला सेशन 1 दिन के अंतराल के बाद फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। सेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा आज का ये रिप्रोडक्टिव सेशन। चलने का हुआ समय बच्चों, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।